भैया बहनों, आज हम लोग उपग्रहों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उपग्रह क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो ग्रह है, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, उन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ये जो उपग्रह है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक कौन? तो जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा ये निर्मित है। और कृत्रिम उपग्रह तो कई सारे ऐसे उपग्रह जिन्हें मनुष्यों ने निर्मित करके और पृथ्वी के परितल से चक्कर लगवा रहे हैं, तो ये ऐसे हमारे जो उपग्रह हैं वो हमारे क्या हैं? कृत्रिम उपग्रह हो गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसमें उपग्रह का कक्षीय वेग, जो हमारा उपग्रह यहाँ पे गति कर रहा है, तो इसका जो वेग है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ओ यहाँ पर क्या है? ऑर्बिटल और v वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारा जो ग्रह है, अब इस फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्रह या समझिए हमारी ये पृथ्वी मान लेते हैं अपने, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग एम ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, एम ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। और पृथ्वी के केंद्र से मान लेते हैं आर दूरी पर कोई एक उपग्रह है जो यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी तल से अगर इसकी ऊंचाई स्मॉल एच हो, ठीक है, ये मान ले रहे हैं, और पृथ्वी की जो त्रिज्या वो आर है, तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? तो आर ई प्लस एच, पृथ्वी की त्रिज्या प्लस पृथ्वी तल से ऊंचाई। टोटल जो दूरी है पृथ्वी के केंद्र से उस उपग्रह के बीच की स्मॉल आर, वो किसके बराबर होगा? पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस पृथ्वी तल से ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल कितना होगा? तो हमारे जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान यदि m हो और वेग उसका v0 है, तो एम v0 स्क्वायर अपान r। ठीक है, यह हो गया अभिकेंद्र बल। यह अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? तो यहाँ पर पृथ्वी और इस उपग्रह यम द्रव्यमान वाले उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं कि g पहले पिंड का द्रव्यमान गुणे दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये हो गया। तो देखिए, एक आर से यह एक आर कट जाएगा, एक स्मॉल एम से यह स्मॉल एम कट गया, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे जी एम ई अपॉन आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर मिलेगा। तो इस तरह से आपका पृथ्वी का द्रव्यमान और यह पृथ्वी के केंद्र से उस उपग्रह के बीच की दूरी है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v0 बराबर अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर किसके बराबर है? तो आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच इसको लिख सकते हैं। एक मतलब ये भी आपका हो सकता है। अब आप जानते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध था। क्या था? यहाँ देखिए, स्मॉल जी बराबर आपने पढ़ा है कि कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगर देखें तो जी एम ई बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, ये चीज़। तो अब आप जी एम ई का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट जी एम ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं? जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। ठीक है, अब आर ई स्क्वायर है तो एक आर बाहर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? देखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इक्वल टू आर ई बाहर हो गया, तो अंडर रूट जी अपान आर ई प्लस एच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक सूत्र हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ठीक है, आर ई प्लस एच, यदि आप पृथ्वी तल से दूरी दिया हो तो ये सूत्र उपयोग करेंगे। पृथ्वी तल से दूरी नहीं दिया है तो आप इस जगह पर आप सीधे यूज कर लेंगे अंडर रूट जी अपान स्मॉल आर। ठीक है, आर ई प्लस एच बराबर क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर पृथ्वी के केंद्र से उस उपग्रह के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे दो इक्वेशन मिल गए हैं, एक यह मिल गया है और एक आपको यहाँ पर मिला है,
ठीक है। तो इनकी सहायता से आप कोई उपग्रह है उसका परिक्रमा जो कर रहा है तो उसका वेग आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो वेग है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये पृथ्वी से उसकी दूरी पर डिपेंड कर रहा है कि वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। वह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उपग्रह का वेग उतना ही कम होगा। एच का मान देखिएगा जितना अधिक होगा वी का मान उतना ही कम हो जाएगा। इनके बीच व्युत्क्रमानुपात का संबंध से दिख रहा है आपको। तो आप देख रहे होंगे कि इसके वेग के सूत्र में कहीं भी ना तो उपग्रह का द्रव्यमान आया है, देखिए यहाँ पे उपग्रह का द्रव्यमान आया है कहीं, ना ही सूत्र में आया है, ना ही इस पहले वाले में आया है। पृथ्वी का द्रव्यमान आया है, मतलब जिस पिंड के परितः वो चक्कर लगा रहा है उसका आया है, लेकिन उपग्रह का द्रव्यमान ना तो पहले इक्वेशन में आया ना ही दूसरे इक्वेशन में आया है। तो इस तरह से उपग्रह का जो वेग है वह उपग्रह के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपके पास जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैल्यू उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं मान इसका कि उपग्रह का वेग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे दो उपग्रह हों, ठीक है, उनके द्रव्यमान चाहे जो हो, अगर वह एक पृथ्वी से अगर r दूरी पर वो दोनों उपग्रह गति कर रहे हैं तो दोनों का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो समान होगा, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन आ जाता है कि पहला कंडीशन ये आएगा कि अगर हमारा जो उपग्रह है वह पृथ्वी के अति समीप हो अर्थात एच की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो, किसकी तुलना में, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो। और जब पृथ्वी की तुलना में त्रिज्या की तुलना में एच का मान बहुत कम है, मतलब पृथ्वी तल से उस उपग्रह की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम है, तो उस स्थिति में आप अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को ले रहे हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको। देखिए V0 बराबर अंडर रूट GME/RE, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल r यहाँ पर हम सीधे क्या लिख लेंगे r, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, नगण्य है। r बराबर RE प्लस एच, एच बहुत छोटा है तो इसको हम छोड़ दिए, तो r की जगह पर स्मॉल r की जगह पे RE का उपयोग कर लिए, ठीक है। ये हो जाएगा। और दूसरा अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिएगा इसमें यह मान भर दें तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या प्राप्त हो जाएगा, V0 इक्वल टू RE अंडर रूट G/RE, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप इस RE को अंदर ले लीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट G/RE²/RE, तो एक R से कट जाएगा तो अंडर रूट GRE, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो पृथ्वी के अति निकट यदि कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसका जो वेग होगा वह क्या होगा, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं या चाहे इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यह आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि स्मॉल g का मान आप जानते हैं 9.8 और पृथ्वी की त्रिज्या आप जानते हैं, आप तुरंत इसमें वैल्यू रखेंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए स्मॉल g का मान 9.8 ले लिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग लगभग मान सकते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी के निकट अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसका जो वेग होगा वह लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तभी वह पृथ्वी के निकट चक्कर लगा सकता है, ठीक है। अब इस उपग्रह का जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के परितः उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो ध्यान देंगे परिक्रमण काल आप जानते हैं कि वो क्या होता है, जैसे इसको एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, तो एक चक्कर में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो परिधि के बराबर मतलब 2πr और चाल इसकी क्या है V0। तो अब देखिए 2π स्मॉल r की जगह पर आप लिख सकते हैं RE प्लस एच और ये आपका V0 हो गया। अब V0 की वैल्यू आप रख सकते हैं, V0 की जो वैल्यू है वह आपके पास उसके दो इक्वेशन हैं आप जान रहे हैं, एक है अंडर रूट GME/r और एक आपके पास है RE अंडर रूट G/RE प्लस एच। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग इस वैल्यू को रख लें, ठीक है। तो देखिए 2π
आप जो वैल्यू रखेंगे वो आपको देखिए, जैसे वेग का 2 आपका फार्मूला प्राप्त हुआ है, तो अगर आप इसको रखेंगे तो परिक्रमण काल का मान आर ई और जी के पद, स्मॉल जी के पदों में आएगा, और इसका मान यह मान भरेंगे तो कैपिटल जी और एम ई के पदों में आपको प्राप्त होगा। तो इसका परिक्रमण काल का भी 2 सूत्र आपको मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को रख रहे हैं, ठीक है। तो गुणे बटे में है वी नाट, तो जब वी नाट बटे में है इसको रखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल आर अपान जी एम ई, ठीक है। अब स्मॉल आर या तो आप चाहे तो इसकी सीधे वैल्यू रख दें आर ई प्लस एच, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो आर ई प्लस एच रख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई, अब यह आर ई प्लस एच इसको हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और पहले से ऑलरेडी आर ई प्लस एच है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में आर ई प्लस एच का होल क्यूब। देखिए ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर, और एक पहले से है तो क्यूब हो जाएगा, अपॉन जी एम ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको परिक्रमण काल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग जी एम ई की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर है, तो यह जी एम ई के यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर, जिससे हमको एक और सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसे रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई के यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर। तो इस तरह से एक फार्मूला हम लोग को यहाँ पर और प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो परिक्रमण काल है वो परिक्रमण काल भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी तल से वो कितनी ऊंचाई पर है। चाहे आप इस इक्वेशन को देखें, चाहे आप यहाँ देखें इस इक्वेशन को देखें, दोनों इक्वेशनों में आपका एच के ऊपर ही वो डिपेंड कर रहा है। तो एच का मान जितना अधिक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। यदि कोई पिंड पृथ्वी के अति निकट है तो उसका परिक्रमण काल कुछ और होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी उसकी बढ़ती जाएगी परिक्रमण काल उसका बढ़ता जाएगा। अब हम पृथ्वी के अति निकट कोई ग्रह है उपग्रह है उसका परिक्रमण काल ज्ञात करना चाहें तो अति निकट होने का मतलब है कि एच को नगण्य मान लेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपान जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो आर ई क्यूब है और नीचे आर ई स्क्वायर है, कट जाएगा तो एक आर ई ऊपर बचेगा, तो हो जाएगा यह 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस जी। पृथ्वी के अति निकट कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण काल हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब आर ई बराबर 6400 किलोमीटर है, मतलब 6.4 × 10⁻⁶। पाई का मान आप जानते हैं, जी का मान 9.8। ये सारी वैल्यू आप रखेंगे तो इसमें यह 50-75 मतलब 5075 सेकेंड आपको प्राप्त होंगे। मतलब ये लगभग आपका 84 मिनट, इस तरह से जो परिक्रमण काल है वह आपका 84 मिनट प्राप्त होगा। पृथ्वी के निकट अगर कोई उपग्रह है तो उसका परिक्रमण काल 84 मिनट होगा। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इस कारण से उसका परिक्रमण काल अधिक है। लगभग 27 दिन 7 घंटे में वह एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो उपग्रह पृथ्वी के मतलब ग्रह के जितना ही निकट होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा, जितना ही वो दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद ध्यान देंगे कृत्रिम उपग्रह है, तो आप जानते ही हैं कि जैसे शुरू में ही आपको बताया गया कि उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो जो कृत्रिम उपग्रह है इनका उपयोग क्या है, तो इनका जो उपयोग है वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन करने में इनका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी इससे प्राप्त की जा सकती है। मौसम की पूर्व सूचना पृथ्वी पर भेजी जा सकती है, जिससे हम उस पर अलर्ट हो सकते हैं समय पर। सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को भेजने में सहायता मिल सकती है। इस तरह से उल्कापिंडों के बारे में अध्ययन करना, कई सारे इसके उपयोग हैं। युद्ध में भी इसका उपयोग किया जाता है, दुश्मन के लोकेशन को पता करने में, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे अगला जो टॉपिक हमारा है भू स्थिर अथवा भू तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है। तो भू स्थिर अथवा भू तुल्यकाली, तो ध्यान देंगे इसमें कि भू स्थिर जियो स्टेशनरी ये है क्या, ठीक है। तो जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे हो, मतलब जितना पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है उतना ही परिक्रमण काल अगर इसका भी हो, और यह किधर हो, पूरब से पश्चिम, मतलब जिधर पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसी के ही समांतर ये घूर्णन कर रहा हो, पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है, तो उस स्थिति में इसको हम कहते हैं भू तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है, भू स्थिर उपग्रह।
क्यों? क्योंकि यह जिस तरह से पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसी तरह से ये भी चक्कर लगा रही है, उसी दिशा उसी पृथ्वी के ही समांतर, और इसका भी परिक्रमण काल 24 है। तो हमारी जो पृथ्वी है अगर इधर चक्कर लगा रही है तो ये भी इधर ही, और इसका परिक्रमण समान है। तो हमेशा यह कोई व्यक्ति जो यहाँ पर है उसके नीचे, तो उसको हमेशा लगेगा कि हाँ ये हमेशा हमारे कहाँ है, ऊपर ही है। इस तरह से यह स्थिर प्रतीत होता है, इस कारण से इसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और इसकी जो कक्षा होती है उस कक्षा को भू स्थिर कक्षा या भू तुल्यकाली कक्षा कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब यह भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई क्या होगी, मतलब कितनी ऊंचाई पर कोई पिंड हो कि वह आपको स्थिर प्रतीत हो, तो जाहिर सी बात है कि इसका परिक्रमण काल आपको पता ही चल गया कि इसका परिक्रमण काल कितना होना चाहिए, 24 घंटा होना चाहिए। ठीक है, परिक्रमण काल 24 घंटा होना चाहिए। तो आप ये जो परिक्रमण काल का जो फार्मूला है T=2π√RE+H⁻⁴G⁻², इसमें आप टी की वैल्यू कितना रखेंगे, 24 घंटा। 24 घंटा मतलब आप 24 × 60 × 60 86,400 सेकेंड। तो यह आप यहाँ पे रख देंगे। आरी का मान आप जानते हैं 6400 किलोमीटर है। एच का मान आपको ज्ञात करना है, जी का मान मालूम है। इस तरह से आप ये वैल्यू रखकर आप यहाँ पर एच का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जो आपका लगभग आ जाएगा 36,000 किलोमीटर। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि कोई उपग्रह है तो उस उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होगी। अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहा है, मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा में गति कर रहा है, तो वह उपग्रह हमारा भू स्थिर अथवा भू तुल्यकाली उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, और इनका वेग ज्ञात करना है तो वेग का जो फार्मूला है V0 √RE/G/RE+H, इसमें वैल्यू रख देंगे तो इसका जो वेग आएगा हमें वह वेग आ जाएगा लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भू तुल्यकाली जो उपग्रह है इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे होती है। यह कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यह आपके उनका वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है।